मैंने शादी की रात पति को अपने नजदीक नहीं आने दिया, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी। मैंने पति को बता दिया। वो पेंडू सा था। मेरी बात सुनकर उसके होश उड़ गए और कुछ न बोला और पीछा फेरकर जोरों कतार रोने लगा। मुझे उस पर जरा भी तरस न आया और मैं सो गई। एक दिन उसने मेरे हाथ में कुछ कागजात थमा दिए और कहा, इसको सुबह खोलना। सुबह जब उठी तो वो कागजात देखे तो मेरी जान निकल गई, मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि उसमें अपनी शादी होते ही मैं गांव में 10 घंटे बस की यात्रा करके पहुंची थी। दुल्हन बने विदा होते ही मुझे बस की यात्रा करनी पड़ी। पूरी यात्रा मैंने खामोशी से की थी। गांव में अपने ससुराली घर पहुंचकर मुझे मेरे कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी बीए पास लड़की थी और मेरे माता पिता ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक गांव के किसान से कर दी। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर ना रोती तो और क्या करती। मेरे दिल में कोई उमंग नहीं थी, बस अफसोस था, तकलीफ थी, आंसू थे, गम था। जब मेरा पति गोपाल मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा मायूसी सी छा गई थी। मैंने उस पर एक चिड़चिड़ी सी नजर डालकर हटा ली। सफेद कुर्ता पायजामा पहने, उस पर बड़ी बड़ी मूछें, बिल्कुल पेंडू सा लग रहा था। मुस्कुराने से उसकी बत्ती सी पूरी नजर आ रही थी। मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे बड़ी गौर से देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बुरा लग रहा था। वो मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। मुझसे कहने लगा, मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी पत्नी मिली हो। मैंने उसकी बात सुनकर एक तीखी नजर उस पर डाली और कहा, और मैं बहुत बदकिस्मत हूं जो मुझे एक अनपढ़, गवार और पेंडू सा पति मिला। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। कुछ वो था भी जरा सा सांवला। उसके आगे के 2 दांत भी जरा से बाहर को दिखाई देते थे। वो शायद मुझसे इस किस्म की खरी बात की उम्मीद नहीं रखता था। मेरे अंदर तो पहले से जहर सा भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने पर भी हमारे एक दूर पार के रिश्तेदार के बेटे से रिश्तेदारी नहीं करने के लिए मेरी शादी कर दी, जो गांव में किसान था। माँ बाप का कहना था कि लड़का शरीफ और संस्कारी है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी का दारो मदार अच्छे संस्कारी और कमाऊ तक ही सीमित है? क्या मेरे दिल की खुशी कोई अहमियत नहीं रखती थी? मेरे अंदर नकारात्मक सोचों का यलगार सा भरा पड़ा था। ऐसी जलन थी मेरे अंदर की मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे बस में न थे। मेरा जी चाह रहा था गोपाल पर अपने अंदर की सारी बड़ास निकाल दूं। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से तके जा रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है जारा, क्या आंटी ने तुम्हें शादी की चीजें मर्जी से लेने नहीं दी? उसे लगा कि जैसे बचपन में मेरी माँ मुझे मेरी पसंद से चीजें लेने के बजाय मुझ पर अपनी पसंद थोपती थी और मैं बाद में अपना गुबार सबके साथ निकालती थी। अब भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने सख्त तेवर अपना लिए। अगर बात चीजों की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं? न तुम्हारे पास अच्छी शक्ल व सूरत है, ना ही अच्छी शिक्षा। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब बात मेरे सब्र से बाहर की थी। मैं रोने लगी। वो चुप सा हो गया। उसका चेहरा बुझ सा गया था। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी ये बात सुनकर वो ताज्जुब से मेरे पास से उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, जारा ये क्या कर रही हो? होश में तो हो। मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो तुमसे 1000 दर्जे अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। ये सुनकर वो नम आंखें लिए वॉशरूम में चला गया। और ये सच था, मैं एक लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, जिससे मेरी दोस्ती कॉलेज आते जाते बस स्टॉप पर हुई थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहीं से पहले हमारी नजरों का तबादला हुआ। उसके बाद फोन नंबर दिया। बाकी की मोहब्बत फोन पर परवान चढ़ी थी। मैं अब भी अपनी किस्मत को रो रही थी। जब गोपाल वॉशरूम से बाहर आया, आंखें नम सी थी, चेहरा पानी से गीला था। शायद रोकर बाहर आया था। उसने मुझसे नजरें हटा ली और सामने रखी ईश्वर की प्रतिमा के आगे सर झुकाकर बैठ गया और फिर प्रार्थना करते करते फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े चेंज करने वॉशरूम में चली गई। जब मैं सादे कपड़ों में बाहर आई तो वो जमीन पर चादर बिठाए तकिया रखे लेट चुका था। मैंने भी शुक्र किया था। मैं बेड पर लेटकर सो गई। बहुत से दिन गुजर गए। न मैंने गोपाल से कोई बात की थी, ना ही उसने मुझसे। वो सुबह होते ही खेतों पर चला जाता, शाम को थक हार कर पहुंचता। उसके मिट्टी और खाद से गंदे कपड़े और चेहरे पर बहते पसीने को देखकर मेरा जी ऊबने लगता। मैं उसे बड़ी हीनता से देखकर मुंह फेर लेती। मेरे चेहरे के भाव देखकर वो कमरे से चला जाता, नहा धोकर वापस आता।
मेरी मजबूरी थी कि सबके सामने मुझे उसके साथ खाना खाना पड़ता था। हमारे ससुराल में ये रिवाज था कि पति पत्नी एक प्लेट में खाना खाएं। गोपाल के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था। चंद दिन तो मैं आधी रोटी खाकर ही उठ जाती। गोपाल शायद मेरी घृणा समझ गया था। मैं पेट भरकर खाना खा सकूं इसलिए वो आधी रोटी खाकर उठ जाता। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो सुबह का गया शाम को लौटता है। भूखा प्यासा गर्मी में अपना खून पसीना एक करके वापस लौटता है और रोटी भी उसे पेट की नसीब नहीं होती। मुझे तो बस अपनी अधूरी रह जाने वाली ख्वाहिश पर हर वक्त मलाल रहने लगा था। मुझे बार बार सुमित का ख्याल आने लगा था। मेरे पास जो फोन था वो भी मेरी माँ ने वापस ले लिया था और यहाँ बहू बेटियों को फोन रखने का रिवाज नहीं था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारे लिहाज तर्क करके गोपाल से कहा वो मुझे अपना फोन दे, मुझे सुमित से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी लिमिट से ज्यादा हो चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीनकर सुमित का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। सुमित भी मेरी वजह से बेहद परेशान था। मैंने उसे रो रो कर खुद पर होने वाले इस जुल्म का जिक्र किया जो मेरे माता पिता ने मुझ पर किया था। गोपाल की मौजूदगी का भी मुझे कोई एहसास और शर्म न थी। वो खामोशी से चादर जमीन पर बिछाए लेट गया। मैं काफी देर सुमित से बात करती रही, फिर तो मैंने तमाशा ही पकड़ लिया था। रोज मैं गोपाल से फोन लेती और सुमित से बातें करती रहती। सुमित मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फोन के सिग्नल बार बार ड्रॉप हो रहे थे। गोपाल सो चुका था। मैं कमरे से निकलकर आंगन में आ गई ताकि मैं सुमित से बात कर सकूं। आंगन में हमारे घर कोई नहीं सोता था, सब अपने अपने कमरों में ही सोते थे। मैं आंगन में खड़ी होकर सुमित से बात करने लगी, लेकिन एकदम मुझसे किसी ने फोन छीन लिया। मैंने गुस्से से पलटकर देखा तो मेरा देवर मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बेशरम औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? पति के होते हुए यार पाल रखे हैं। न जाने वो कब से मेरी बातें सुन रहा था। वो जिस कदर ऊंची आवाज में बोल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग आंगन में जमा हो चुके थे। गोपाल भी आंखें मलता हुआ आंगन में आ गया। क्या बात है, तुमने क्या रात को शोर मचा रखा है? गोपाल ने मेरे देवर को सख्त अंदाज में कहा। मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा अब तो मुझे घर से निकाल ही देंगे। अच्छा है, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर सुमित से शादी कर लूंगी। लेकिन गोपाल ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कर दिया। कहने लगा, मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाजत से करती है। खबरदार, जो किसी ने मेरी पत्नी पर शक किया या उसके पाकीजा चरित्र पर उंगली भी उठाई तो। चंद शब्दों में ही वो सबको समझा चुका था। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मुझे इस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में जाकर उससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो चुका था। तुम अपने भाई की बात पर एतबार करके मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बातें करती हूँ। मैं यहाँ से वापस चली जाती। मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी सुमित से करवानी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी बात उसने खामोशी से सुनी। मैं गुस्से से उसे कह रही थी। वो कहने लगा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे चरित्र पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। 2-3 दिन में तुम्हें खुद शहर लेकर जाऊंगा। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है, मैं खुद पर इल्जाम लेकर तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भिजवा दूंगा। गोपाल की बात सुनकर पहली बार मैं बहुत खुश हुई थी। वो कम पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन इज्जत गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। न जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात कुछ बदलने लगे थे। लेकिन मैंने अपने आप को झटका और सुमित को सारी बात बता दी। वो तो सुनकर खुश हो गया। कहने लगा, तुम शहर में आ जाओ और अपने पति से तलाक ले लो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम मेरे पास ही रहना। बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। चंद दिन बाद ही मैं गोपाल के साथ शहर चली गई। सुमित के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने गोपाल से कहा कि अब तुम जाओ, मुझे तलाक भी दे दो। उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं, मैं सुमित से शादी कर लूंगी। वो कहने लगा, हाँ, मैं कागजी कार्रवाई कर दूंगा। कल तक इसी पते पर मैं तुम्हें तलाक भिजवा दूंगा। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा सुमित ने ही खोला था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मैं घर में दाखिल हो गई, लेकिन घर में उसके घरवाले नजर नहीं आ रहे थे।
हालांकि वो मुझसे कह रहा था वो मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका था। मैंने खाली आंगन देखकर पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कहने लगा, अंदर तो आओ, बताता हूँ। मैं उसके साथ अंदर कमरे तक गई। कमरे में 2 मर्द और मौजूद थे। मुझे देख कमीनगी सी हंसी हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, माल तो अच्छा है, इसकी कीमत मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। सुमित मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मैं तो चकरा कर रह गई थी। उससे पहले कि वो मुझे कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करता, मैंने वक्त पर अपना दिमाग चलाया और सुमित को धक्का देकर भागकर मेन गेट से बाहर निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। गोपाल अभी इतनी दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैं उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए उसके पास पहुंची थी। मेरे पीछे उस वक्त 3 मर्द भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वो जगह भी सुनसान थी जहां सुमित ने हमें बुलाया था। मैं डरी सहमी गोपाल के पीछे जा चुकी। वो तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे। गोपाल से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। उसने जवाब देने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर दिया। बदले में वो लोग भी गोपाल को मारने लगे। एक शोर सा मच गया था। कुछ देर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। ईश्वर की करनी ये हुई कि वहां से गश्ती पुलिस से गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से उनकी तलाश में थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे बेच देते थे। ईश्वर ने मुझे बचा लिया था। गोपाल के होंठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे उसके जख्म को देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। वो अनपढ़ होकर भी उच्च क्षमताओं का मालिक था। मुझे अपना आप उसके सामने छोटा सा लगने लगा था। वो मुझसे पूछने लगा कि जारा, कहाँ जाना चाहती हो? अपने माँ बाप के पास। मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। मैं उसके संस्कारों के सामने रेजा रेजा सी होकर रह गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं ही अपनी कम अकली से कांच की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन वक्त पर बच गई। गोपाल ने मुझसे दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। माँ ने गोपाल का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा कि गोपाल, तुम्हें हुआ क्या है? वो कहने लगा, बस से उतरते गिर गया था। मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा सी होकर रह गई थी। मैंने अपने पति की सूरत देखकर उसे क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ अब तक भलाई ही की थी। 2 दिन तो मैं उससे नजरें नहीं मिला पाई थी। अपने अंदर खुद को कोसती रही। वो अब भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज आधी रोटी खाकर उठ जाते हो। मेरी बात पर गोपाल ने मुझे हैरत से देखा था। फिर उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी। अंदर से मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने पति के सामने झुककर अपनी गलती की माफी तलाफी करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद से माफ कर दे, लेकिन वो चुप था। रात को देर से कमरे में आता और जमीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, गोपाल, मुझे माफ कर दे। मैंने आपको समझने में गलती कर दी। हीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने चली थी। मैं रोते हुए अपनी गलती का एहसास कर रही थी, लेकिन वो अब भी खामोश था। कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे चुप करवाया। अपना तकिया उठाकर जमीन पर सोने लगा। मैंने कहा, आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप ऊपर सो जाएं। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अभी तक अपने उच्च संस्कार ही मुझे दिखाए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगा अब वो जरूर मेरी गलती को माफ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वो न जाने क्यों मुझे टकटकी बांधे देख रहा था। उसकी चुप मुझसे सही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, गोपाल, कुछ तो कहें, तुम चुप क्यों हो? मुझे डांट लो, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मिन्नत समाजत पर उतर आई थी, लेकिन उसकी चुप्पी जारी थी, वो नहीं टूटी। हमारी शादी को 6 महीने बीत गए थे। शादी के बाद जो चुप्पी का ताला गोपाल ने अपने होंठों पर लगाया, वो मेरी मिन्नत समाजत और रोना धोना भी ना खोल सका। वो मुझे खाली आंखों से देख रहा था, चुपचाप लेट गया। सुबह चंद कागजात मेरे हाथ में थमा दिए। मुझ पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा था। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी। कहने लगी, गोपाल, मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं उसके सामने रोने बिलबिलाने लगी थी। कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़कर साइन कर देना। ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया।
मुझे नहीं मालूम था कि मर्द के दिल में उतर जाने के बाद औरत अपनी गलती पर जितनी चाहे माफी मांग ले, उसे वो इज्जत फिर से नहीं मिलती। या शायद मर्द सब कुछ सह लेता है, बस दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो कागजात को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोती रही। मेरी इतनी हिम्मत न हुई कि मैं वो कागज पढ़ लूं। मैंने सोच लिया था कि रात को गोपाल के पांव पड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वो कमरे में आया तो मैं उसके पांव में बैठ गई, गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया, कहने लगा, तुम कागज पढ़ लेती तो यूं ना रोती, वो तलाकनामा नहीं है। फिर दराज से निकालकर मुझे कागज पकड़ा दिए। मैंने आंसू पोंछकर जब कागज देखे तो वो जमीन के कागजात थे, जहां वो हल चलाता था। अपने हिस्से की सारी जमीन वो मेरे नाम कर रहा था। मैंने उसे हैरत भरी नजरों से देखा। वो अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है? मैंने कहा, गोपाल, ये सब मेरे नाम क्यों कर रहे हो? कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं कल शहर जा रहा हूं, कुछ दिन बाद लौटूंगा। गोपाल ने मेरे लाख मना करने पर मुझसे साइन करवा लिए। अगले दिन वो शहर चला गया। 4 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार किया था। वो वापस तो आया, लेकिन घर में कोहराम मच गया था। शहर से गोपाल का मृत शव गांव आया था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसका एक शहरी दोस्त उसका शव लेकर आया था। उसी ने बताया कि पिछले 2 महीने पहले ही गोपाल को मालूम हुआ कि उसे कैंसर है। वो ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा। न जाने पिछले 6 महीने से कौन सा गम उसे खाए जा रहा था, जिसका नतीजा उसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो गसी के दौरे पड़ने लगे थे। 2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मुझे मेरी सास ने दे दिया। कहने लगी, जारा, ये गोपाल के दोस्त ने दिया है। कह रहा था गोपाल ने तुम्हारे नाम भेजा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, गोपाल तो अनपढ़ था, फिर खत कैसे लिखा? उस पर माँ जी ने मुझे ताज्जुब से देखा और कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि गोपाल अनपढ़ था? उसने 10 क्लास गांव के स्कूल से पास की थी और ग्रेजुएशन प्राइवेट पढ़ी थी। साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा था मेरी होने वाली सास के सब बच्चे अनपढ़ ही होंगे। माँ जी कहने लगी, तुम्हें गोपाल बचपन से चाहता था। कहता था, माँ, जारा पढ़ाई कर रही है, इसलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को जब वो मेरी पत्नी बने तो उसे लोगों के सामने ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि उसका पति अनपढ़ गंवार है। मुझ पर ये खुलासे किसी हथौड़े की तरह से लग रहे थे। आज तक मुझे गोपाल ने ये नहीं बताया था कि वो भी पढ़ा लिखा है। मैंने वो खत लिया और खोलकर पढ़ने लगी। जारा, मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि शिक्षा हासिल करना हर शहरी का हक है और जरूरी भी। फिर उन बातों को सबके सामने जताया जाए कोई जरूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाला था अपनी माँ को यही कहते सुना कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत की कोमपल बचपन से ही फूटने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। कब मेरी मोहब्बत एक हरे भरे पेड़ की तरह मेरे वजूद में अपनी जड़ें पकड़ चुकी थी, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मुझे जब भी माँ ये कहती, जारा पढ़ रही है, तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वो ये कहती, जारा को खाने में ये पसंद है, मुझे वही चीजें खाने में अच्छी लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था जारा, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से वो सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे, रोना तो बहुत दूर की बात है। हर हालात का डटकर मुकाबला किया था, लेकिन उस दिन तो टूट कर ही रह गया था। मर्द सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात ही ये कह दे कि वो अपने पति की बजाय किसी और से मोहब्बत करती है, तो पति का मान एतबार चकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था। फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी। इसलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, ऐसी बातें जिस पर पति होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कभी ये गम मुझे कैंसर जैसी घातक बीमारी में ले गया, मुझे पता न चला। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई ज्यादती न कर सके। तुम आजाद हो जारा, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी, इसलिए मौत तक मेरे साथ जाएगी। खत पढ़ते हुए मैं जोरों कतार रो रही थी। ये मैंने क्या किया, क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने सोचा समझा क्यों नहीं? मेरी बेवफाई ने मेरे पति की जान ले ली। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई। कहने लगी, जारा, ऐसा क्या लिख दिया था इस खत में उसने? क्या जवाब देती? क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है?
मुझे अकल तब आई जब मैं खाली दामन रह गई थी। काश गोपाल तुम्हारी जगह मैं मर जाती। गोपाल तुमने मुझ जैसी खुदगर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली। काश कि तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। एक वफा गोपाल मुझसे निभाकर मौत की नींद सो चुका था और एक मोहब्बत निभाने का मैंने खुद से वचन भर लिया था। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं अब भी गोपाल की विधवा पत्नी हूं। मैंने अपने पति से मोहब्बत उसके मरने के बाद की थी, जो इस उम्र में पहुंचकर एक हरे भरे पेड़ की शक्ल धारण कर चुकी थी। उसकी मोहब्बत की जड़ें मुझे अंदर तक मजबूती से पकड़ चुकी है। मैं बीमार रहने लगी हूं। मुझे अब भी यही लगता है। गोपाल को मरे हुए बस चंद घंटे ही हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया अब थक सी गई है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी कमी नहीं आ सकी। मेरी उन सब लड़कियों से गुजारिश है जो अपनी उच्च शिक्षा को सर पर सवार कर लेती है और अपने कम पढ़े लिखे पति को घृणा से देखती है। प्लीज अपने पति की कदर करें, जितना ईमानदार वो आपसे है। कोई सड़क छाप आशिक नहीं हो सकता। जो इंसान आपको इज्जत से ब्याहने की बजाय कोर्ट मैरिज का मशवरा दे, वो आपको बेच खाएगा। काश कि ये बात मैंने पहले समझी होती तो शायद गोपाल आज भी जिंदा होता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।